दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे सभ्य परिवार की है जिसकी मिसालें हर कोई दिया करता था। लेकिन वक्त के अनुसार इस परिवार पे एक ऐसा दाग लग जाता है कि जिस वजह से ये समाज में किसी को मुंह नहीं दिखा पाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप जहाँ भी रहें अपने परिवार की बेहतर तरीके से देखभाल करें। काश कि अगर इस परिवार ने भी वक्त रहते अगर सही फैसला ले लिया होता तो शायद इन्हें आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है मिर्ज़ापुर, और इसी मिर्ज़ापुर का एक गांव आता है मढ़ौरा, जो विंध्याचल थाना अंतर्गत में पड़ता है। इसी मढ़ौरा गांव के रहने वाले हैं बंसीलाल सरोज। दरअसल बंसीलाल जो एक रेलवे रिटायर्ड ऑफिसर हैं, जिन्हें अच्छा खासा पेंशन भी मिलता है। बंसीलाल के परिवार में उनकी पत्नी के अलावा 2 बेटा, 1 बहू और 1 बेटी है। बड़े बेटे का नाम है रंजीत कुमार और छोटा बेटा है राकेश। रंजीत जो ऑलरेडी शादीशुदा है। रंजीत की पत्नी का नाम है सरिता, जिसके 3 बेटियां हैं। दरअसल रंजीत जो अपने ही खेतों में किसानी का काम करता है और साथ ही साथ अपने मामा के साथ मिलकर अपने ही इलाके में एक होटल भी चलाता है। इधर बंसीलाल को इतना अच्छा खासा पेंशन मिलता है कि उन पैसों से अपना एक पक्का मकान तो बना ही चुके हैं, वहाँ से थोड़ी दूर पे अपने लिए एक दलान भी बनवा लिए हैं। उस दलान में बंसीलाल अकेले सोते हैं। बंसीलाल का छोटा बेटा राकेश जो कानपुर शहर के एक बिजली विभाग में नौकरी करता है। राकेश भी ठीक ठाक पैसा कमाता है। दरअसल बंसीलाल के परिवार में बंसीलाल के साथ साथ उसके दोनों बेटे भी ठीक ठाक पैसा कमाते हैं, इसीलिए घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बंसीलाल का बड़ा बेटा रंजीत जो देखने में जितना ही सीधा साधा है उतना ही हंसमुख भी है। दरअसल रंजीत जब भी अपने घर से बाहर निकलता है और गांव के लोगों से जब मुलाकात करता है तो हर किसी से हंस मुस्कुरा करके ही बातचीत करता है। बात कर रहा हूँ मैं 19 मार्च की रात्रि के करीब 8 बजे के आसपास, जब रंजीत हर रोज़ की तरह अपना होटल बंद करके घर पे पहुँचता है। रंजीत की पत्नी सरिता उससे कहती है कि मैं बाबूजी का टिफ़िन तैयार कर चुकी हूँ, पहले बाबूजी का खाना ले जा करके उन्हें दलान में दे आओ, फिर उसके बाद से घर पे आओ, मैं आपके लिए भी खाना लगा देती हूँ। सरिता वो टिफ़िन दे करके अपने पति को भेज देती है। रंजीत जब वो टिफ़िन लेकर के अपने पिता के पास जाता है, खाना खिलाने के बाद थोड़ी देर के बाद वापस अपने घर पर आ जाता है। रंजीत जब अपने घर पर पहुँचता है, उसके बाद से पूरा परिवार एक साथ ही बैठ करके सब के सब खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद से रंजीत अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है और रंजीत का पूरा परिवार बरामदे में ही सो जाते हैं। दरअसल रंजीत जब भी अपने कमरे में सोने के लिए जाता है तो रात्रि के वक्त दरवाज़ा खोल करके ही सोता है। सुबह का जब 4 बजता है, रंजीत की पत्नी सरिता जब उठती है और उठ करके जब अपने पति के कमरे में जाती है तो कमरे के अंदर का नज़ारा देख वो ज़ोर ज़ोर से चीखने और चिल्लाने लगती है। दरअसल कमरे के अंदर बेड पर ही रंजीत का डेड बॉडी पड़ा हुआ था। उसके शरीर पे किसी तेज़धार हथियार से कई बार वार किया गया था। दरअसल उसकी हत्या इतनी बेरहमी तरीके से की गई थी कि उसकी अतड़ियाँ तक भी बाहर निकल चुकी थी। सरिता जब चीखना चिल्लाना शुरू करती है, उसकी चीख पुकार सुन करके घर के सारे मेंबर उठ जाते हैं और जैसे इस तरह की नज़ारा देखते हैं, धीरे धीरे इस बात की जानकारी पूरे गाँव के लोगों को तो मालूम चल ही जाता है। गाँव का एक व्यक्ति इस बात की जानकारी पुलिस को भी दे देता है। सुबह के करीब 5 बजे के आसपास पुलिस भी रंजीत के घर पे पहुंच जाती है और सबसे पहले रंजीत की डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि रंजीत के शरीर पे किसी तेज़धार हथियार से कई बार वार किया गया था। हालांकि पुलिस जब घटनास्थल की मुआयना करती है तो मालूम चलता है कि दीवारों पे भी बहुत सारा खून लगा हुआ था। पुलिस जब उस खून को देखते हुए वहाँ से बाहर निकलती है तो मालूम चलता है कि वो खून बगल के दीवार पर भी लगा हुआ था, जिसे देख करके पुलिस अंदाज़ा लगाती है कि शायद अपराधी दीवार फांद करके घर के अंदर आया होगा और फिर रंजीत के कमरे में घुसकर उसकी हत्या करने के बाद उसी दीवार को फांद करके यहाँ से फरार हो गया होगा। पुलिस जब इस पूरे वारदात के बारे में रंजीत के परिवार से पूछताछ करती है तो परिवार का हर सदस्य पुलिस वालों को एक ही जवाब देता है कि साहब हमें इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, जिसे सुन करके पुलिस को भी बड़ा अजीब सा लगता है कि घर के एक सदस्य का घर के अंदर ही हत्या कर दी गई है और घर के किसी भी मेंबर को मालूम कैसे नहीं चला। घटनास्थल की मुआयना करने के बाद पुलिस अंदाज़ा लगाती है
कि रंजीत की हत्या जिसने भी किया होगा जरूर उससे कोई दुश्मनी होगी। दरअसल पुलिस ये भी सोचती है कि रंजीत की हत्या करने में जरूर उसका कोई करीबी होगा। पुलिस घटनास्थल की मुआयना करने के बाद रंजीत की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर रंजीत के पिता बंसीलाल के ही तहरीर पे धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज करती है और इस केस की जांच पड़ताल शुरू कर देती है। लेकिन पुलिस इधर डेड बॉडी को लेकर के जैसे ही रंजीत के घर से बाहर निकलती है तब तक उसके दरवाजे पे गांव के तमाम लोग इकट्ठा हो चुके थे। दरअसल लोग अब पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव डालने लगते हैं। गांव के तमाम लोग थाने में पहुंच जाते हैं और थाने के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं, जिसे देख करके पुलिस भी एकदम से परेशान हो जाती है। दरअसल गांव के लोग पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव डालने लगते हैं कि रंजीत का जो भी अपराधी है उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। थाने पे इस प्रकार से हंगामा किया जाता है कि आखिरकार वहाँ पे पुलिस के कई सारे सीनियर अधिकारी भी पहुँच जाते हैं और कैसे भी करके गांव वालों को समझा बुझा करके ये कह करके घर भेज देते हैं कि रंजीत का जो भी अपराधी होगा हम उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। चूँकि पुलिस के ऊपर इधर इतना काफ़ी प्रेशर हो जाता है कि पुलिस भी इस केस को अब काफ़ी सीरियस तरीके से लेती है। दरअसल पुलिस अब इस केस की जांच पड़ताल करते हुए सबसे पहले रंजीत के घर पे जाती है और इस केस की शुरुआत रंजीत के पिता बंसीलाल से करती है। पुलिस जब बंसीलाल से एक पर एक कई तरह का सवाल करना शुरू करती है तो आखिरकार बंसीलाल भी इशारों ही इशारों में अपनी बहू का नाम पुलिस को बता देता है। दरअसल बंसीलाल पुलिस वालों से कहता है कि साहब मेरी बहू सरिता का चाल चलन बिल्कुल ठीक नहीं है। बंसीलाल सरिता का तो नाम लेता ही है, साथ ही साथ अपने भाई का बेटा बलराम का भी नाम बताता है जो रंजीत का चचेरा भाई है। बंसीलाल जब इन दोनों का नाम लेता है पुलिस बंसीलाल के ही तहरीर पे सरिता के साथ साथ रंजीत का चचेरा भाई बलराम को थाने में बुलाती है और फिर इन दोनों से रंजीत की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। इस पे सरिता पुलिस वालों को ही फटकार लगाते हुए कहती है कि साहब आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं, भला मैं अपने ही पति की हत्या कैसे कर सकती हूँ। पुलिस जब बलराम से भी पूछताछ करती है तो बलराम भी पुलिस वालों को यही जवाब देता है कि साहब मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता था, भला मैं अपने भाई की हत्या कैसे कर सकता हूँ। पुलिस हालांकि बलराम के साथ साथ सरिता से भी कई तरह का सवाल करती है, लेकिन पुलिस के हाथ जब इन दोनों से कुछ भी नहीं मिलता है आखिरकार पुलिस मजबूर होकर इन दोनों को छोड़ देती है। पर जैसे ही 10 दिन का समय गुजरता है आखिरकार 29 मार्च को एक खबरी थाने में जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब सरिता और उसका देवर बलराम घर छोड़ कर के भागने की फिराक में है। खबरी जैसी इस तरह की सूचना पुलिस को देता है, इससे पहले कि सरिता और बलराम अपना घर छोड़ कर के भाग पाते पुलिस उनके घर पे जाती है और दोनों को गिरफ्तार करके थाने में लेकर पहुंच जाती है। उसके बाद से पुलिस अब बलराम के साथ साथ सरिता को भी अलग अलग बिठा करके पूछताछ करना शुरू करती है। हालांकि पुलिस जब इस बार भी सरिता से पूछताछ करती है तो सरिता इस बार भी पुलिस वालों को वही जवाब देती है जो इससे पहले दे चुकी थी। इसीलिए पुलिस अब सरिता को छोड़ देती है और बलराम से जाकर के पूछताछ करती है। बलराम पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब मेरे भाई की मौत की वजह से सबसे ज़्यादा दुख मुझे ही पहुंचा है, लेकिन पुलिस बलराम के बातों पर यकीन नहीं करती है। हालांकि पुलिस बलराम के साथ साथ सरिता को भी अलग अलग बिठाकर कई तरह का सवाल कर तो लेती है, लेकिन पुलिस को जब कोई जवाब नहीं मिलता है आखिरकार पुलिस अब इन दोनों के साथ एक चाल चलती है। दरअसल पुलिस बलराम के पास जाती है और बलराम से जाकर के एक झूठ बोलती है। दरअसल पुलिस बलराम से कहती है कि तुम्हारी भाभी सरिता ने सारी सच्चाई कबूल कर लिया है, बेहतर है तुम भी हमें सच सच बता दो, वरना याद रखना रंजीत की हत्या का मुकदमा तुम्हारे नाम पे अकेले हम ठोक देंगे। पुलिस जैसी इस तरह की झूठ बलराम से बोलती है आखिरकार बलराम भी अब मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है और पुलिस वालों से कहता है कि नहीं साहब सरिता झूठ बोल रही है। दरअसल रंजीत की हत्या मैंने अकेले नहीं बल्कि इस हत्या में उसकी पत्नी सरिता भी शामिल थी। पुलिस जब जा कर के अब सरिता से उसके पति की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो अब सरिता के सामने भी कोई रास्ता नहीं बचता है और सरिता जब अपने पति की हत्या की पूरी कहानी बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई चौंक सा जाता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 5 साल पहले। रंजीत जो अपना खेती किसानी करने के बाद आधे टाइम से
अपने होटल पे चला जाता है और रात्रि के करीब 8 से 9 बजे तक अपने होटल को चलाता है। हालांकि रंजीत के परिवार में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है, लेकिन रंजीत अपने काम में इस प्रकार से बिजी हो जाता है कि चाह करके भी अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से अब सरिता एकदम से परेशान रहने लगती है। सरिता को चाह करके भी जब अपने पति से शारीरिक सुख नहीं मिल पाता है, अब सरिता की नज़र उसके चचेरे देवर बलराम के ऊपर चली जाती है। दरअसल बलराम, जिसकी उम्र है लगभग 24 साल, जो कुंवारा है, देखने में भी काफ़ी हैंडसम है। बलराम हालांकि अक्सर सरिता के घर तो जाता था, लेकिन अब बलराम जब सरिता के घर पे जाता है तो सरिता उसे तरह तरह का हंसी मजाक करने लगती है और हंसी मजाक में ही बलराम से कुछ ऐसी बातें कह देती है जिसे सुन करके बलराम को भी समझने में देर नहीं लगता है कि उसकी भाभी सरिता उसे चाहती क्या है। चूँकि बलराम भी कुंवारा था, इसलिए बलराम अपने आप को नहीं रोक पाता है और आखिरकार ना चाहते हुए भी बलराम और सरिता के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। सरिता और बलराम के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, उसके बाद से सरिता को जब भी मौका मिलता है बलराम को अपने घर में बुला लेती है और फिर उससे अपने घर के ही अंदर मुलाकात करती है। एक बार जब ये सिलसिला शुरू होता है, उसके बाद से लगभग 3 सालों तक चलता है, लेकिन इस बात की जानकारी सरिता के परिवार में किसी को नहीं मालूम चलता है। लेकिन जैसे ही 3 साल के बाद एक दिन सरिता बलराम से मिलने के लिए अपने घर के अंदर बुलाती है, उसी वक्त ही उसका पति रंजीत घर पे पहुंच जाता है और फिर दोनों को ही आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। रंजीत जैसे इस तरह की नज़ारा देखता है, उसके बाद से रंजीत अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई करता है और साथ ही साथ अपने चचेरे भाई बलराम को भी धमकी देते हुए कहता है कि आज के बाद से तुम्हें हमारे घर पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि इस बात की जानकारी जब बंसीलाल को मालूम चलता है, बंसीलाल चाह करके भी इस बारे में किसी को कुछ नहीं बता पाता है, क्योंकि बंसीलाल का परिवार इतना काफ़ी सभ्य था कि उसके परिवार को देख करके गांव का हर कोई उनकी मिसालें दिया करता था। इधर रंजीत जब बलराम को धमकी देता है, उसके बाद से बलराम भी अब रंजीत के घर पे जाना बंद कर देता है। बलराम भले ही रंजीत के घर पे जाना बंद कर देता है, लेकिन चाह करके भी उसकी पत्नी सरिता से दूर नहीं रह पाता है और इधर सेम वही हालत सरिता की भी होती है। दरअसल बलराम और सरिता जो दोनों एक दूसरे से मुलाकात करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उनकी कोशिश हर बार ही नाकाम हो जाती है। धीरे धीरे जब समय गुजरना शुरू होता है, लगभग 2 साल का तो समय गुजर जाता है, लेकिन इन 2 सालों में भी बलराम और सरिता चाह करके भी एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर पाते हैं। सरिता जब अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, जब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि उसके पति के रहते हुए बलराम से वो मुलाकात नहीं कर पाएगी, आखिरकार सरिता मजबूर होकर के अपने पति को ही इस दुनिया से हटाने का तय कर देती है और आखिरकार एक दिन मौका निकाल करके बलराम से मुलाकात करती है और उसे कहती है कि तुम मेरे पति को इस दुनिया से हटा दो, क्योंकि उसके रहते हुए हम कभी मिल नहीं सकते हैं। इधर बलराम भी अपने भाभी के प्यार में इस प्रकार से अंधा हो चुका था कि आखिरकार सरिता का यह काम करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद से बलराम और सरिता दोनों ही मिल करके एक सही मौके का इंतज़ार करते हैं। घटना से ठीक 2 दिन पहले ही बलराम अपने ही गांव के लोहार से एक तेज़धार हथियार को बनवाता है। हथियार जब बना लेता है, उसके बाद से इस बात की जानकारी सरिता को दे देता है। सरिता उससे कहती है कि हमें अपने काम को अंजाम कब देना है, समय मैं तुम्हें बताऊंगी। आखिरकार 19 मार्च को हर रोज़ की तरह रंजीत जब अपने होटल से घर पे पहुंचता है, सरिता सबसे पहले अपने पति से कहती है कि बाबूजी के लिए जाकर पहले खाना दे करके आओ, फिर मैं तुम्हें खाना लगाती हूँ। सेम इधर रंजीत अपने पिता के लिए खाना लेकर के जाता तो है और आधे घंटे के बाद वापस भी अपने घर पे आ जाता है और पूरे परिवार के साथ खाना खाने के बाद जब अपने कमरे में सोने के लिए जाता है, इधर रंजीत का जब पूरा परिवार गहरी नींद में सो जाता है, सरिता बलराम को अपने घर के अंदर बुला लेती है। दरअसल बलराम जब रंजीत के घर के अंदर एंट्री करता है तो दरवाजे से नहीं बल्कि पीछे का दीवार फांद करके आता है। जब रंजीत के घर के अंदर एंट्री करता है तो अपने साथ उस तेजधार हथियार को भी लेकर के आता है। बलराम चुपके से रंजीत के कमरे में एंट्री करता है तो देखता है कि रंजीत गहरी नींद में सो रहा था। सोते वक्त ही बलराम उसी तेजधार हथियार से रंजीत के ऊपर एक पर एक कई सारे वार कर देता है। वार इतने काफ़ी तेज़ी से करता है कि रंजीत की चीख तक भी नहीं निकल पाती है और आखिरकार
रंजीत की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। हालांकि बलराम जब अपने घटना को अंजाम देता है, इस बात की जानकारी इधर सरिता को भी मालूम चलता है और वो सब कुछ अपने नज़रों से भी देखती है। बलराम जब रंजीत की हत्या कर देता है, उसके बाद से उसी दीवार को फांद करके वापस अपने घर चला जाता है। वाकई में सरिता जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है, उसके बाद से पुलिस सरिता के ही तहरीर पे बलराम को भी गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है, उसके बाद से अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहां से इन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं। जिनमें से एक का नाम है मनोज, जो पैकरा सीजी सरगुजा के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं रामविलास गुप्ता, जो शिलोंग के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं राजेश कुमार, जो वैशाली बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं अजीत कुमार, जो नालंदा बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं छगन दास, जो खरड़ा बांध पाली राजस्थान प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं आप तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।